सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की दानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप, मसक बीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। हुड़का घमाघम पैजाबी छमा छम, ऐसा हमारा उत्तराखंड। सबसे पॉपुलर सिंगर हैं गणरत्न नरेंद्र नेगी जी। उनको आज तक भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि उनको मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो आपका इस पर क्या स्टैंड है? हालांकि मोदी सरकार में ही बसंती बिष्ट जी हो गई और भरतवाण जी हो गया, उनको मिला है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए और गणरत्न नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी मंच पे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और मैंने नन्नाथ जी को बोला कि आप भी बैठिए साथ में, और मैं बगल में बातचीत कर रहा था चारों से। तो जब रात को मैं होटल गया तो नन्नाथ जी ने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि भुला तूने आज एक ऐसा काम करा, हमको तो गांव का ग्राम प्रधान भी नहीं पूछता, आज मुख्यमंत्री के बगल में बैठने का सौभाग्य हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, अगर हम अपने जो आसपास के लोग हैं उनको नहीं प्रमोट करेंगे। देखिए नन्नाथ जी मेरे दादाजी की उम्र के हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर किसी में वो बात है तो हमें बार बार मंचों पे लाके बार बार कह के बार बार उसको आगे करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है कम्युनिटी की भी कि किस तरह से हम नए टैलेंट को तो प्रमोट करें, लेकिन कोई इस तरह की हमारी जो धरोहर हैं एक्चुअली उनको भी हम साथ में लेके चलें। भू कानून की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और हर जगह मतलब चर्चे हैं। तो आप लगातार मुख्यमंत्री महोदय के साथ उठते बैठते हैं, कई सारे प्रोग्राम करते हैं, कभी आपके उनसे इस बात पे चर्चा होती है कि मतलब क्या उनका स्टैंड है इस पे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने गांव सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा से जा रहा हूँ बले गांव में। और बले गांव में बहुत ही सुंदर कैंप साइट है, गोल्डन फील्ड कैंप साइट, और वहां पर आए हुए हैं आरजे काव्य ओहो रेडियो के संस्थापक। तो आप जानते होंगे कि आजकल जो है ओहो हिल यात्रा का सीजन 4 चल रहा है, तो वो हर जगह जा रहे हैं, उत्तराखंड में इधर उधर घूम रहे हैं। तो इन दिनों जो है सोमेश्वर में आए हैं, मतलब कल आए हुए थे, आज यहाँ पे स्टे उन्होंने किया हुआ है। तो आज उनके साथ बातचीत करेंगे। वैसे तो वो अपने रेडियो स्टेशन पर बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, उत्तराखंड के जितने भी नामी गिरामी लोग हैं उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया है, लेकिन आज मुझको उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी का पल है। तो अभी मैं अपने गांव सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा से जा रहा हूं बले की ओर, और आपको वहां ले जाता हूं बले में, और जो है आरजे काव्य से मिलवाता हूं और उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे मन में है उनके लिए, तो वो सब जानेंगे। और उसके अलावा गोल्डन फील्ड कैंप जोन भी आपको दिखाया जाएगा कि कैसा है। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ गया हूँ बले गांव में, और ये मेरी उंगली की नोक पे बले गांव है, और जो कैंप साइट है वो कैंप साइट है ऊपर, यानी कि गांव के एकदम कोने में है। तो फिलहाल यहाँ पे कैंप साइट है, और यहीं आपको ले जाते हैं। चौड़ा सा रास्ता है बढ़िया सा, और खेत हैं सीढ़ीदार। आजकल खेतों पे जो है गेहूँ हो रखे हैं बहुत छोटे छोटे। तो अभी गेहूँ की यहाँ पे ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रखी, मेरे गाँव से कम ग्रोथ यहाँ पे हो रखी है। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, वहाँ पे काव्य हैं आरजे काव्य, उनसे बातचीत करते हैं और बढ़िया से बातचीत आपको दिखाई जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं गोल्डन फील्ड कैंप जोन में, और सोमेश्वर घाटी में ये कैंप साइट है काफ़ी बढ़िया। मैं यहाँ पे नंबर भी लगा दूंगा, आपको अगर आना हो तो गर्मी में आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कैंप साइट आप देख सकते हैं, व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ से। तो फिलहाल यहीं पे आरजे काव्य रुके हुए हैं। आपको फिलहाल एक कैंप दिखा देता हूँ अंदर से, उसके बाद काव्य सर से बातचीत करते हैं। ये देखिए इस तरह का कैंप है, बढ़िया कैंप है। और आजकल कैंप जो कि लगा हुआ है, तो इस वजह से जो बेड है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बैग वैग पड़े हुए हैं, और पीछे इसी के वॉशरूम भी है। वो वॉशरूम में आपको अभी क्या दिखाऊं, लेकिन इसी के पीछे वॉशरूम है, मतलब अटैच है सारा। तो बढ़िया कैंप साइट है, आप देख सकते हैं, बढ़िया व्यवस्था है। और वहीं पर जो है काव्य सर है, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं को वीडियो में लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मेरे साथ हैं ओहो रेडियो के संस्थापक आरजे काव्य सर। स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो ओहो हिल यात्रा है सीजन 4 ही चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा चल रहा है, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुँच गई? बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने देहरादून से शुरुआत करी, कोटद्वार गए थे सबसे पहले, फिर रुद्रपुर गए, वहाँ से हम इधर खटीमा की तरफ गए, फिर हल्द्वानी में थे, उसके बाद हम यहाँ सोमेश्वर घाटी पहुँचे, और यहाँ बेटी फिर हम हगिल हैं बक्सर, बाद में पिथौरागढ़, चंपावत है वे, फिर वहाँ पे पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली,
टिहरी उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके जीवन के बारे में, कहाँ आपका जन्म स्थान है, कहाँ आप पले बड़े, कावटी पढ़ाई है, और वह का तगड़ तगड़ यार जानना चाहूँ कि जो रेडियो प्रति लगाव चाहिए कैसी उत्पन्न हो। यार मैं बक्सर में पैदा हुई और 10 तक मैं पढ़ाई करो, भी बाद में 11 में जैसे 19 थोड़ा गड़बड़ है जानी, इंटर कॉलेज में फेल हो गई मैं, तो फिर बाबुल दिल्ली भेजो, तो दिल्ली में 11-12 मामला एक सरकारी स्कूल में पढ़ो। वो दौरान 2004-6 तक मैं दिल्ली में अच्छी पढ़ाई लीजिए 11 और 12। तो उस टाइम पे भारत में पहली बार FM चैनलों शुरुआत है, वी हमें पहली आकाशवाणी होची, तो FM चैनलों शुरुआत हुए छे। तो मिल जब वो सुनो पहली बार FM, तो मिल को यार ये बढ़िया जो लगना गाना उन्हीं में और कोई बुला इसी का ना, तो हमले स्कूल में बाल सभा में पहाड़ी गाना गाची, तो मेरे को लगा कि पत्ते मिले बढ़ जोन, तो लेकिन ये पत्ते नहीं थे कि यार उदो आसान नहीं हुन, और सबसे मुश्किल काम हमारे जो भाषा छू वीक बड़ी दिक्कत हो छी, तो वो मैं काम करो 1-2 साल प्रैक्टिस करो, फिर ऑडिशन दी जिनका इंटरव्यू को नहीं, और करते करते फिर 2008 में भी रेडियो जॉकी बढ़ी, और वहाँ बटी फिर जोधपुर, फिर कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, फिर देहरादून, और फिर 2021 में हमूलिया ओहो रेडियो देशक पहली डिजिटल रेडियो की शुरुआत करी। तो रेड FM बड़ी शुरुआत अपन है, तो रेड FM के बाद रेड FM से शुरुआत होने के बाद आपने ओहो रेडियो चुना, तो क्या इसके कारण रहे, पहले से तो मन में था या फिर बाद में सोचा कि नहीं उत्तराखंड के लिए कुछ काम करना है? नहीं, ऐसा है कि देहरादून जब आए थे तो तभी मन में था कि उत्तराखंड के लिए करना है, लेकिन वो चैनल क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशन है, बॉलीवुड म्यूज़िक ज़्यादा प्ले होता है, वही प्ले होता है प्राइमरली, और दूसरा क्या है वो सीमित था, बिकॉज वो सिर्फ देहरादून शहर तक का उनके पास लाइसेंस था, तो उतना ही चलता था। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग, आप जैसे लोग जो गाँव से और जो यहाँ के लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, वो मेरे को देखते थे, तो अक्सर बोलते थे कि यहाँ कैसे रेडियो सुनेंगे। अब वही फिर हमको लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा कि गांव में भी कोई सुन ले और शहर में भी सुन ले, तो तब हमने फिर ये आइडिया निकाला कि अगर हम ऐप पर आ जाएं तो कैसा रहेगा, तो तब ये फिर ओहो रेडियो की शुरुआत हुई, और तब से अब तक 4-4.5 लाख से ज़्यादा लोग इसको सुनते हैं, डाउनलोड किया है जिन लोगों ने, और करीब 6-6.5 लाख लोग हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, तो लगभग 1 मिलियन का एक परिवार हमारा बन गया है, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ क्या है ना कि जब ओहो रेडियो जैसा चैनल खुला, तो एक हमारी सोच थी कि भाई सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल, कि भाई हम बात तो लोकल की करेंगे लेकिन उसका अप्रोच, उसका स्टैंडर्ड ग्लोबल रहेगा। तो उसी की का ये नतीजा है कि आज हम हिल यात्रा जैसी चीज़, और आप देख रहे हैं कि ये 4था सीज़न है और हर बार की अलग थीम होती है, तो ये 4थे सीज़न में हम पहुंच चुके हैं। तो इस बार की क्या थीम है आपकी? देखिए, जब हमने शुरुआत करी थी 2021 में, उस टाइम पे हमने कल्चर को लेके मेन फोकस था। सेकंड सीज़न हमारा जो था वहाँ पे हमारा ये था कि भाई राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। थर्ड सीज़न जो पिछली बार था वो था केदारखंड से मानसखंड, 1 नंबर उत्तराखंड। इस बार की जो थीम है हमारी वो है ओहो हिल यात्रा सीज़न 4 रजत से स्वर्ण की ओर, क्योंकि 25 वर्ष इस राज्य को बने हो गए हैं, तो अगले 25 कैसे होंगे जो गोल्डन जुबली हम मनाएंगे, तो उसको लेके हम चल रहे हैं रजत से स्वर्ण की ओर। बहुत बढ़िया। तो सर अभी आपने बातों में कहा कि सोशल मीडिया के जरिए लोग जुड़े, और उन्हें कहा आपसे कि हम सुन नहीं पाते यहाँ पे रेड FM या फिर बाकी चीज़ें नहीं सुन पाते, तो ये बताइए कि सोशल मीडिया ने किस तरह से भूमिका इख्तियार की है पिछले 10-12 सालों में, चाहे वो रेडियो में हो चाहे और कंटेंट क्रिएशन में हो? यार मेरा कहना यह है कि अब ना गाँव की कहानियाँ बहुत निकल रही हैं छोटी जगहों की। पहले क्या होता था, देखिए लिमिटेड जब चैनल होते थे, नेशनल चैनल हैं तो उनके पास नेशनल कॉन्टेंट हो, दिल्ली से गवर्न होते थे, दिल्ली में ही ऑपरेट होते थे, वहीं से दिखाए जाते थे, तो ज़्यादातर उनका जो दायरा होता था उतना ही होता था। क्या हुआ है कि जब हाथ में सबके इंटरनेट आ गया, जैसे आपके पास ये पावर है कि आप सोमेश्वर जैसी छोटी सी एक जगह से इतनी चीज़ें कर पा रहे हो, तो क्या है कि अलग अलग कहानियाँ निकल पा रही हैं। आज जिस वक्त पे हमें बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे इतना बढ़िया बसंत पंचमी का त्यौहार है, हमने टीका लगाया है, तो ये चीज़ें हम बता पाते हैं, ये दिखा पाते हैं। आज देखिए हमारा ऐपण से लेके हमारा क्या कहते हैं पिछौड़ा से लेके नथ से लेके वो इतनी प्रचलित कैसे हो गई, पूरे उत्तराखंड में पहुंच गई। उत्तराखंड से बाहर देश में, विदेशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जा रहे हैं और उत्तराखंड के लोग उनको मिल रहे हैं, तो उनके सामने जब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वहाँ पे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पिछौड़ा और ऐपण के जरिए। तो मेरे को लगता है कि छोटी जगहों की कहानियों के लिए और वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ के समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट ने, मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा रोल निभाया है इस वक्त में। अभी आप बात कर रहे थे कि गांव की कहानी बाहर आई है, तो मैं देख रहा था जब आप शुरुआत कर रहे थे यहाँ देहरादून में रेड FM के जरिए, उस समय आपने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे उत्तराखंड के जिनको मंच दिया और थोड़ा आगे बनाने की मतलब एक पुश आपने दिया वहाँ पे।
बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे। तो मैं फ़िलहाल ये जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल में ऐसे कौन से क्रिएटर हैं जो जिनका कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड में? यार अब तो ना मतलब क्या हो गया, मुझे तो लग रहा है कि अब हर घर से एक एक क्रिएटर निकल गया है। बहुत क्रिएटर हैं, मतलब मैं तो मेरे को कई बार ऐसा होता है कि मैं अचानक से किसी का कोई वीडियो आता है, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कौन है। कई बार मुझे भी नहीं मालूम होता क्योंकि इतने ज़्यादा हैं। पहले लिमिटेड थे तो पता रहता था, क्लिक किया तो पता चला अरे इनके इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग वीडियोस देख रहे हैं, इस तरह। अब किसी वैसे पर्टिकुलरली किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग भाषा के ऊपर कर रहे हैं, कुछ लोग खान पान को लेके कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल को लेके कर रहे हैं। जो भी मेरे ख्याल से सभी लोग ठीक हैं अपनी जगह पे। वो क्या होता है कि आप दो चार के नाम लो, बाकी लोगों को लगता है यार क्यों हम ठीक नहीं कर रहे हैं क्या, वैसा करके सब लोग कीजिए, अच्छा कीजिए। हम देखते हैं सर कि अभी पिछले दिनों जब से इंटरनेट की सुविधा हुई है, वल्गैरिटी भी बहुत बड़ी है कंटेंट के नाम पे। हम देखते हैं कि बहुत ऐसे शब्द लोगों के द्वारा बोले जाते हैं जो आम तौर पे हम कहते नहीं समाज में। तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं पहले देख रहा था कि ये केवल बाहरी प्रदेशों में था, लेकिन अभी मैं उत्तराखंड के राज्य में भी देख रहा हूँ कि जो क्रिएटर हैं वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो थोड़ा मतलब अच्छे समाज के लिए सही संकेत नहीं है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। और शब्दों से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ अभी इंटरनेट पे एक और चीज़ हो गई है, फिटनेस वीडियोस के नाम पे जो है वल्गैरिटी जिस तरह से आ रही है। एक क्या हो गया है ना, लोगों को वायरल हो जाना है। आप देखिए, हो सकता है लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हेल्थ से भी कितना जिसको कहते हैं कि छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ वायरल हो जाने के लिए कोई लेट्स से ऑमलेट बन रहा है तो उस ऑमलेट में कोई कोल्ड ड्रिंक मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है सिर्फ वायरल होने के लिए। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह का आप सोचिए, आप अपने घरों में तो ऑमलेट में कोल्ड ड्रिंक मिला के नहीं वो करोगे, खाओगे, लेकिन वो व्यूज़ के लिए वैसा कर रहे हैं। और इसी तरह की चीज़ें, मान लो जैसे मैंने फिटनेस वीडियोज़ का किया, आपने जैसे जिक्र किया कि भाई भाषा को लेके, जबकि होना क्या चाहिए। लोग पहले कहते थे कि यार हमारी जैसे भाषा के बारे में बार बार की बात आती है कि हमारी लिखित में नहीं है इसलिए लोग नहीं बोल पा रहे हैं। एक बात बताइए, जब आप पंजाबी गानों को सुनते हैं तो क्या पहले आप उसके लिरिक्स लेके आते हैं, याद करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप सुन लेते हैं ना, बिकॉज आपको वो ठीक लगता है या कोई दूसरे राज्य का गीत है। तो हमें ये एग्जाम्पल, और मैं कोई पंजाब की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि पंजाबी म्यूज़िक या जो बाकी म्यूज़िक है कैसे पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया उसको। तो क्या हम वैसी अप्रोच अपनी भाषा को लेकर नहीं अपना सकते कि गाली गलौज के बजाय अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, यानी कि अगर मान लो भाषा की ही वीडियोस बनाना शुरू करते हैं जहाँ पे आप अपनी भाषा सिखाना शुरू करते हैं लोगों को जो जानते हैं उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि लिखित में हो ना हो, अगर वो बोलचाल में आ गई कि लेकिन जो तुम बुलाचा या हम बुलाएं, हमुल कहें थी पढ़बे जे के याद करो कि लेकिन बुलाची हमारे अगल बगल में अमल के कदी, बुबुल के कदी, बाबुल के कदी, ताउजील के कदी, हमुल सुनो और वो हमका है के। तो जब सुन बे ऐसा कहूँ जब वे लीजिए खाली एक्सक्यूज बढ़ो कि लिखित में है ये लीजिए नंतीनों के नहीं होने, तो मूल बुलाण कम कर है ये लीजिए नंतीनों के नहीं होने, पहले बुलाची तो सब आगे भाषा खुदा जाची। तो अभी आपने संगीत की बात कह दी, तो एक सवाल, एक मतलब जो जिज्ञासा होती है, एक मन में खटकता है कि जो हमारे अभी तक के उत्तराखंड में सबसे पॉपुलर सिंगर हैं गणरत्न नरेंद्र नेगी जी, उनको आज तक भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि उनको मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो आपका इस पर क्या स्टैंड है? हालांकि मोदी सरकार में ही बसंती बिष्ट जी हो गई और भरतवाण जी हो गया, उनको मिला है, लेकिन गणरत्न नेगी जी को नहीं मिला। इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मिलना तो क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल 100% मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है और जिस तरह का उनका पूरा वर्क रहा है, काम रहा है, लोग इतना इंस्पायर होते हैं। और मैं तो आज भी देखता हूँ कि वो जब मंच पे परफॉर्म करते हैं, उनकी टीम जहाँ पे डांसर्स होते हैं, हर गाने में अलग एक्ट होता है, जो मंच संचालन उनकी टीम में लोग कर रहे होते हैं, वो इतना वर्ल्ड क्लास लगता है देखने में कि यार कितना खूबसूरत है ये, इतने 40-50 लोगों की टीम और कहाँ गाँव और इतनी एक्सेप्टेंस है। मैंने तो बहुत क्लोजली उनको देखा हुआ है, देहरादून में रहने की वजह से कई कार्यक्रमों में साथ में भी जाना होता है, कई जगह मैं खुद संचालन कर रहा होता हूँ, कई जगह मैं दर्शक के तौर पर भी जाता हूँ, गेस्ट के तौर पर भी जाता हूँ। तो बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। उसके अलावा जैसे हमारे इस क्षेत्र से नैननाथ रावल जी इतने खूबसूरत, आप देखें ना, 81-82 वर्ष की आयु में, अभी मेरे को ध्यान है 2021 को 9 नवंबर को हमारा पहला ओहो उमंगोत्सव था, राज्य स्थापना दिवस के दिन, जो हम हर साल मनाते हैं। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए और गणरत्न नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी मंच पे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और मैंने नैननाथ जी को बोला कि आप भी बैठिए साथ में, और मैं बगल में बातचीत कर रहा था चारों से। तो जब रात को मैं होटल गया तो
नैना जी ने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि भुला तूने आज एक ऐसा काम करा, हमको तो गांव का ग्राम प्रधान भी नहीं पूछता, आज मुख्यमंत्री के बगल में बैठने का सौभाग्य हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, अगर हम अपने जो आसपास के लोग हैं उनको नहीं प्रमोट करेंगे, देखिए नैना जी मेरे दादाजी की उम्र के हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर किसी में वो बात है तो हमें बार बार मंचों पे लाके बार बार कह के बार बार उसको आगे करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है कम्युनिटी की भी कि किस तरह से हम नए टैलेंट को तो प्रमोट करें, लेकिन कोई इस तरह की हमारी जो धरोहर हैं एक्चुअली उनको भी हम साथ में लेके चलें। हम चक्की का आटा खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर घराट बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाएं, मेरा ये कहना है उसमें। तो ये घराट हैं एक्चुअली हमारे लिए। तो ये घराटों को सिर्फ शो पीस नहीं बनाना है या मरणोपरांत उनके बारे में बातें करना कि यार कितने महान थे। अगर वो महान है तो उनके जीते जी उनके सामने उनकी महानता के लिए बता दीजिए ना कि आप कितने महान हैं। बिल्कुल, यहाँ से जाने के बाद तो वो क्या करेंगे उस चीज़ का। हाँ, यही मलाल रहता है कि कई बार जो डिजर्विंग होता है उसको मिलता नहीं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, कल मैं आपके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो आप नागालैंड गए हुए थे हाल ही में, तो वहाँ पे आपने लिखा था कि एक छोटे से और प्यारे राज्य के बारे में बहुत जल्दी आपको बहुत विस्तार से बताऊँगा। तो शायद आपने बताया होगा रेडियो पे, मैंने सुना नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा क्या अंतर है नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड में, और वहाँ के पर्यटन में और यहाँ के पर्यटन में। मैं एक बात कहूँ मेरे को, और वो हमारे राज्य का ये समझ लो 1/4 ही है, मतलब हमारी जितनी आबादी है उसका 25% आबादी वहाँ है। जो मैंने 2-3 चीज़ें देखी ना वहाँ पर, एक मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो इंसान का व्यवहार है ना वो सड़क पे कैसा व्यवहार कर रहा है वो मायने रखता है। घर के अंदर वो क्या कर रहा है अच्छा बुरा वो मायने नहीं रखता, सड़क पे कैसा। अगर मान लीजिए मैं चिप्स खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खाना है, मेरा पैसा मैंने खाया, लेकिन उस पैकेट को अगर मैं फेंक दे रहा हूँ ये सोच के कि अब सफाई करना किसी और की जिम्मेदारी है, वहाँ पर एक तो जो ये स्वच्छता है वो लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है ना उनके बिहेवियर में है। दूसरा मैंने वहाँ पर खुद देखा ये कि मान लीजिए इस तरफ से जाम लगा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति जिसको उस तरफ जाना है वो दूसरी लेन में नहीं जाता, भले ही वहाँ खाली हो जाए सड़क। अच्छा। तो ये जो, और ये खुद में है, कोई पुलिस नहीं करवा रही थी, लोग खुद कर रहे थे। थर्ड, वहाँ पे ट्राइब्स हैं, मेरे ख्याल से 16-17 ट्राइब्स हैं, उन सबका अपना पहनावा, अपना बोलचाल, अपना खान पान है। जो मैंने देखा किस तरह से वो प्रिजर्व कर रहे हैं। हमने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, वो तो यार मैं देख रहा था वो आधे अधूरे कपड़ों के साथ उनका जो ट्रेडिशनल वो है, हो सकता है किसी और को आज के ज़माने में शर्म लग जाए, लेकिन अगर आप उनको देखते आपको ऐसा लग रहा था ये फाइटर खड़े हैं। कोई, मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ हॉलीवुड की या कहीं की कोई इस तरह की जिसमें फाइटर्स को दिखाया जा रहा है या पुराने समय की बात हो उस तरह से। तो मुझे क्या लगता है ना कि उन्होंने अपने कल्चर को, अपने पहनावे को, अपने खान पान को, और वो दिमागी तौर पे बहुत ओपन है जो मुझे लगा, वो उनमें बहुत शानदार है। और जिस तरह के उनके फेस्टिवल हैं, हमारी तरह उनके भी नेचर से जुड़े हुए बहुत सारे फेस्टिवल हैं, और उन्होंने उसको, हुआ क्या है जो मैं समझता हूँ कि ना, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि नैनाथ जी पे लोगों की नज़र नहीं पड़ी, ये वैसा ही है क्योंकि जब हम दिल्ली की नज़र से देखते हैं ना तो नॉर्थ ईस्ट बड़ा दूर जैसा लगता है। हम नहीं गए वहाँ, हमारा काम था कि हम उनको लेके आते, हम उनको प्रदर्शित करते, हम उनको भारत के नक्शे में। आज तो खैर वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन निकल रहे हैं, वहाँ से किरण रिजिजू वहाँ से हैं, तेमजिंग एमना वो बड़े पॉपुलर हैं उस तरफ से, तो शायद वहाँ की बात हो रही है। लेकिन मेरा यही कहना है कि उनको मेन स्ट्रीम में हमें लाना होगा। हम दुनिया की तरफ तो देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम आते कहाँ से हैं। तो मेरे को लगता है एक उत्तराखंड जैसे राज्य को, यहाँ के निवासियों को अपने जैसे पहाड़ी राज्यों में जाके थोड़ा सा देखना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए। एक्सप्लोर करोगे ना तो एक्सप्रेस कर पाओगे, सिंपल सा है, एक्सप्लोर कीजिए, देखिए और एक्सप्रेस कीजिए। और इसीलिए मैंने उनकी इतनी तारीफ़ करी कि नहीं यार ये डिज़र्विंग है। और इनकी कहानी, और वो तेमजिंग एमना में जब वो मंच पे खड़े थे, हमारे यहाँ कैसा होता है कि कोई मंच सस्ता है तो LED लग गई, बड़ा ये, वहाँ तो बहुत सिंपल, वो पेड़ वेड़ उन्होंने लगा रखे थे, एक नॉर्मल सा बैनर, एक माइक, और वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि टेल द स्टोरी ऑफ माई पीपल, टेल द स्टोरी ऑफ नागालैंड। वो मेरे को इतनी अच्छी बात लगी कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप मेरे लोगों की कहानी दुनिया को बताइए, नागालैंड की कहानी बताइए। तो ये कितना अच्छा मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात कही थी और मेरे दिल में लगी, इसीलिए मैंने उसको पहुँचाने की कोशिश करी। धन्यवाद। तो एक और थोड़ा ये पॉलिटिक्स वाला सवाल हो जाएगा कि अभी UCC आया है उत्तराखंड में, और भू कानून की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और हर जगह मतलब चर्चे हैं। तो आप लगातार मुख्यमंत्री महोदय के साथ उठते बैठते हैं, कई सारे प्रोग्राम करते हैं, कभी आपके उनसे इस बात पे चर्चा होती है कि मतलब क्या उनका स्टैंड है इस पे?
मेरे ख्याल से उनका स्टैंड तो क्लियर है इस पे, जैसे यूसीसी को लेके था कि भाई हम ये करेंगे, वैसे ही भू कानून को भी लेके उन्होंने जो मेरे ख्याल से कमेटी बनाई है, जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं वो लोग फाइनल उसका ड्राफ्ट या तो दे चुके हैं या देने वाले हैं, एंड उसके बाद में वो आ जाएगा, ऐसी बात चल रही थी। बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं लैंड हमारी बचेगी और तो क्या होगा ना कि हमारा कल्चर बचेगा, संस्कृति, बोली, भाषा, वो सब कुछ। तो जब भी हमारी कभी मेरी ऐसी व्यक्तिगत उनसे पर्टिकुलर इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, लेकिन उनके साथी, सहयोगी या जो भी लोग उनको अच्छे सुझाव देते होंगे, जब उनसे बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि भाई उस पर काम चल रहा है और जल्दी वो आएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आएगा। ऑब्वियसली वो भी इसी राज्य के नागरिक हैं, यहाँ के लिए बेहतर सोचते हैं, तो एक बेहतर भू कानून अगर आएगा तो अच्छी बात है ये तो अभी आप उत्तराखंड में घूम रहे हैं और खेल, राष्ट्रीय खेल इस वक्त चल रहे हैं, 29वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में चल रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। लेकिन सर हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा खेलों के लिए बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि प्रतिभाएं आगे नहीं निकल पाती। तो इस पर आपका क्या है, और आप कभी सरकारों का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास करते हैं? यार मुझे ऐसा लगता है ना, इसमें दो बातें हैं, और जो मैंने एक चीज़ देखा अभी, जैसे मैं राजीव गांधी जो स्टेडियम है वहाँ पे प्रधानमंत्री महोदय आए थे, मैं ग्राउंड पे होस्ट कर रहा था वहाँ पे। उससे पहले 2 इवेंट देहरादून में हुए, एक 15 दिसंबर को, एक 26 को हल्द्वानी में। मैं दोनों में था, मंच संचालन कर रहा था। जो वर्ल्ड क्लास वहाँ पे परफॉर्मेंसेस हुई हैं, जो इंफ्रा डेवलप हुआ है, देहरादून में हो गया, हरिद्वार में हो गया, इधर उधम सिंह नगर में हो गया, क्या कहते हैं हल्द्वानी में हो गया, गौलापार, इधर पिथौरागढ़ में हो रहा है। आप वो देखिए पौड़ी में वो स्टेडियम जो ऊपर बना हुआ है, इतना खूबसूरत, टिहरी में जैसे वो हो रहा है। देखिए क्या हुआ है ना, 25 वर्ष हुए हैं, तो जब हम 25 वर्ष पहले एक अलग राज्य बने तो पहले बहुत सारे अलग तरह के चैलेंजेस थे, अब शायद हम एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे भी कई बार क्या होता है, आपको पता है पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जो करंट गवर्नमेंट है या पहले की गवर्नमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 वर्ष बहुत कम होते हैं योजनाओं को धरातल पे, क्योंकि क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो आधे में चीज़ें अटक जाती हैं, अगली को लगता है अरे ये उसका है मैं क्यों करूँ, या उसके बाद कोई आता है उसको लगता है ये उसका मैं क्यों करूँ। एक स्टेबल गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट सिर्फ मैं मुख्यमंत्री या उस लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके ग्राम प्रधान के लेवल पे भी कह रहा हूँ कि अगर उस लेवल पे हो, ब्लॉक के लेवल पे, ज़िले के लेवल पे, तो स्टेबिलिटी का बहुत फ़ायदा मिलता है। सेकेंड चीज़, जो इंफ्रा की बात करें, देखिए जो अब पहाड़ों में क्या है, बड़े स्टेडियम, बड़े ग्राउंड तो नहीं बन सकते। मुझे इसमें क्या लगता है ना, हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जो बड़े गेम्स जिसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए वो तराई की तरफ हो जाए, और जहाँ छोटे, जब हम कह रहे हैं कि यार ये खेत बंजर है, इसमें क्या कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? एक बात मुझे बताइए, अगर गोला फेंक के लिए आपको कितने बड़े खेत की ज़रूरत है? अगर वो बंजर ही पड़ा हुआ है, आपको अगर ऊंची कूद मारनी है, लंबी कूद मारनी है, उसके लिए कितने बड़े खेत की आपको ज़रूरत है? एक भाला फेंकने के लिए आपको कितने बड़े खेत की ज़रूरत? अगर हम लोकल लेवल पे, और ये हमारे ना, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियन या लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो लीडरशिप हैं, उनके जब, जिसको कहते हैं, जब चुनाव में वो उतरते हैं, जो उनका एक वो आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मुझे घोषणा पत्र, उसकी प्रायोरिटी में, उसकी लिस्ट में कहीं टॉप 5 में जब तक आपका स्पोर्ट्स और कल्चर, क्योंकि आप बार बार जॉब्स की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो जाएगा, क्या वो जॉब्स क्रिएट नहीं करेगा? हमारे यहाँ नदियाँ हैं, मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ कि नदियाँ हैं और आपको तो कहीं और से पानी लाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो नदी किनारे आप एक स्विमिंग पूल बना दें बढ़िया सा, और वहाँ पे 1-2 अच्छे इंस्ट्रक्टर रखें, उसी नदी से पानी उठाइए और वहीं बच्चों को तैराकी कराइए। हमारे यहाँ लगभग आई थिंक 6 से 7 जनपद ऐसे हैं जहाँ पे नदियाँ चलती हैं उन जनपदों के आसपास। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम इस तरह का इंफ्रा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सोच, और हमारे जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसका हिस्सा जिस दिन आप इनको बना देंगे, और सोसाइटी, समाज भी कहे इस बात को। समाज, देखिए अगर आप हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बड़े लेवल पे बात करोगे तो फिर आप लोकल बॉडीज़ को क्यों चुन रहे हो? भाई ये तो आपके ग्राम प्रधान के लेवल पे, जिला पंचायत के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो सकता है। ये तो वहाँ बड़ी चीज़ों की बात कीजिए, जो छोटी चीज़ें आपको आपके आसपास लगती हैं उनको हम वो करें। आपके पास में विद्यालय हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के अगर आप ग्राउंड देखोगे ठीक ठाक कैपेसिटी के हैं। मैं कह रहा हूँ कि दोपहर के वक्त अगर वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो इवनिंग आवर्स में क्या हम उनको उन ग्राउंड्स को इस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते? तो ये तो हमको एज ए सोसाइटी भी एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। खेल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर अभी पहाड़ों पर नशा भी बहुत जल्दी हावी हो रहा है, और अगर स्पोर्ट्स होगा तो
तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस ओर ध्यान कम बिल्कुल, जाएगा। हमारी ये हिल यात्रा के दौरान हमारे साथ एडवोकेट ललित मोहन जोशी जो सजग इंडिया के माध्यम से 15-16 वर्षों से बहुत काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। एंड क्या होता है ना, आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी का अगर सदुपयोग हो पाए तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज क्या होता है, जब आपके पास ग्राउंड नहीं होता या जब आप खेलने नहीं जाते हो तो आपको लगता है कि मैं टाइम पास कैसे करूं, तो दिन फिर क्या होता है, एक भटकाव आता है लाइफ में। तो आई थिंक ये अच्छी खाली बात दिमाग बोली शैतान का आपने। घर, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, वही है। तो अभी एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा, सवाल नहीं है ये, बस एक साधारण सा क्वेश्चन है। अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं जानता, ये हमारे एक पगडंडी चलाते हैं भाई साहब, उनके पॉडकास्ट पे मैंने देखा था, तो बहुत ही बढ़िया सवाल उन्होंने किया था। उत्तराखंड के बारे में कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता तो उसको आप कम से कम शब्दों में क्या बताना चाहेंगे उत्तराखंड के बारे में, मतलब वो थोड़ा जान जाए। यार आप तो आरजे हैं आप, मतलब ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। नहीं, मैंने एक बार ऐसे ही लिख दिया था, वो काफ़ी लोगों ने, आई थिंक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वो गीत को सुना है उसके आगे। और मैं जब विद्यालय में जाता हूँ तो लोग, बच्चे उस पर एक्ट करते हैं। आदरणीय टोलिया जी जब बेड़ूपा को बना रहे थे उत्तराखंड में, पहली बार ऐसा हुआ था कि 24 आर्टिस्ट एक गाने में, तो उसके शुरुआत में मैंने कहा था कि सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू काफल की दानी, देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड, ढोल दमों की थाप मसक बीन की छाप है उत्तराखंड, होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड, हुड़का घमा घम पैजाबी छमा छम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे आरजे काव्य, और उम्मीद करता हूँ आपको इनके साथ मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी। हालांकि इनसे बातचीत करते हुए मैं थोड़ा नर्वस ज़रूर था, क्योंकि बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है। तो फिर भी आप बताना कि आपको मेरे प्रश्न और उनके जवाब कैसे लगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में एक और मशहूर शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। टाटा, जय श्री राम दोस्तों।